आना था। ठीक है, मैंने ऐसे दिस डॉलर नेम करके मैंने इसमें वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, तो ये काम हो गया मेरा। ठीक है, पूरी क्लास का काम खत्म होने के बाद ऑब्जेक्ट का भी कोई काम रहता थोड़े ना। जब ऑब्जेक्ट का काम नहीं रहता तो अंदर के जो ये वेरिएबल्स हैं इनका भी कोई काम नहीं रहता होगा। तो उन्हें क्या करूंगा मैं, हटा दूँ। तो अगर मैं उनको हटाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी अनसेट लगा के उनके नाम वाम सारे के सारे हटाने होंगे, पूरी क्लास ही डिस्ट्रॉय करनी होगी उसको। ठीक है, चलो आप कहोगे सर इनका तो कोई वजूद ही नहीं है ना अंटिल ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय, तो ये सारे के सारे डिस्ट्रॉय होने चाहिए। ठीक है, यहाँ एक वेरिएबल का नाम और दे देता हूँ। लेकिन व्हाट अबाउट कांस्टेंट, आपको पता है ना कांस्टेंट कैसे बनाते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड से। अगर मान लो यहाँ पर मैंने कॉन्स्ट बना लिया होता है, डिफाइन कीवर्ड से कांस्टेंट बनता है, पीएचपी में क्लास का कांस्टेंट बनता है कॉन्स्ट कीवर्ड से। राइट, हेलो मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, तो अब ये जो हेलो बन गया है इसको ऑब्जेक्ट बनने की, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही चल जाएगा। राइट, पता है ना, आपको बताया था कि हमेशा हर चीज ऑब्जेक्ट बना के नहीं होती, कुछ ऐसे क्लास का नाम लेके भी तो होती है, कॉलन कॉलन। राइट, देख लो ये हेलो। तो अब इस केस में तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो डिस्ट्रॉय क्या करोगे, कुछ है डिस्ट्रॉय करने के लिए, नहीं। उस केस में अगर मेरे को मैनुअली से चलाना हो तो फिर मैं मैनुअली से किसी तरह कॉल करूँ। ठीक है, ताकि मेरी जो कॉन्स्टेंट वगैरह की जो मेमोरी है वो क्या हो जाए, फ्री हो जाए। डिस्ट्रक्शन फंक्शन कब चलता है, आपसे ये नहीं पूछेंगे डिस्ट्रक्शन फंक्शन होता क्या है, आप जानते होता क्या है, क्या करता है डिस्ट्रक्शन फंक्शन, इट ऑटोमेटिकली रन्स जस्ट बिफोर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। या हम बोल सकते हैं ना, कुछ नहीं रहेगा तो दोबारा एक नया ऑब्जेक्ट बने, नया ऑब्जेक्ट बनाओगे ना। हाँ वो ऑब्जेक्ट, हाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए है ये। ठीक है, वैसे यहाँ पर ना सही बोलूँ ना तो ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये दे ही सी प्लस प्लस रहा हूँ, पीएचपी में कोई डिस्ट्रॉय होता ही नहीं, करते ही नहीं। नॉर्मली यहाँ पे वो कोड लिखा जाता है जब आप चाहते हो कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट है एबीसी, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर अभी तक क्लास का कोड ओड रहा होगा। ठीक है, अब इसका काम खत्म, आगे ये वेरिएबल फ्री है, इस नाम से हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं अब। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं ना। उससे पहले आप जस्ट अगर कुछ पास ऑन कराना चाहते हो, कोई एपीआई कॉल है या कुछ भी है। ठीक है, जैसे कि कनेक्शन जानते हो उसका, माई सीक्वल का। तो कनेक्शन पहले ओपन होता है, हम फिर अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, हम कनेक्शन क्लोज नहीं करते। अगर कनेक्शन क्लोज करना हो तो कहाँ लिखेंगे, उससे डिस्ट्रक्शन में रख देंगे। ठीक है, ऐसे काम करते हैं इसके अंदर। ठीक है, और एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं हम लोग, व्हेन टू यूज डिस्ट्रक्ट फंक्शन इन पीएचपी। ठीक है, सो एक आध जनरल एग्जांपल मिल जाएगा, व्हेन स्क्रिप्ट और कॉल्ड व्हेन टू यूज व्हेन डिस्ट्रक्ट, ओके, डिस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली। यूज केस अगर मैं देखूं इसका, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट यूज केस। ठीक है, किसी भी चीज का यूज केस जानना जरूरी है कि कहाँ यूज करें एग्जैक्टली उनको। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली हमसे पहले किसी ने आंसर करा होगा। ठीक है, तो इस आंसर को रेफर कर सकते हो आपके द प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज इंटरनेट ऑन द टॉपिक, ये डोंट फॉरगेट। तो बेसिकली कितना भी एक्सप्लेन कर दो, आंसर वही रहेगा कि आपको अपने रिसोर्सेज को फ्री कराना होगा। ठीक है, जो आपने रिजर्व कराए हैं, जैसे वेरिएबल नेम हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए, इन सबको फ्री कराना है तो कैसे करोगे, डिस्ट्रक्ट फंक्शन में लगा दोगे। अगर ये इतना ज़्यादा ही यूज हुआ होता तो मैं आपको सिलेबस में लिख के दे देता। ठीक है, और रही बात पीएचपी ट्रेड्स की, तो पीएचपी ट्रेड्स ना थोड़ा सा कुछ लॉजिकली एडवांस चीज़ है। कैसे, मान लो आपने बहुत सारी क्लास का कोड लिखा हुआ है अलग अलग, लेकिन एक्सटेंड तो एक बार में एक ही होती है ना, एक बार में एक होती है। आप चाहो तो बार बार कर सकते हो अलग अलग क्लास के साथ, लेकिन एक बार में कितनी होगी, ठीक। अगर आपको एक साथ बहुत सारी क्लास एक्सटेंड करनी है तो यूज करते हैं हम किसका, ट्रेड का। ठीक है, सो देखो कुछ इस तरीके से उसका कोड लिखा जाता है। सोच रहा था अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन अगली क्लास में बताता हूँ। कीवर्ड का नाम क्या है, ट्रेड। ठीक है, मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सुपर। ठीक है, ये मैंने बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक सिंपल पब्लिक फंक्शन बनाता हूँ, हेलो। ठीक है, ऐसे। अब मैं एक और बना देता हूँ, ट्रेड सुपर, ऐसे करके फंक्शन हेलो टू, ऐसा मैंने बना दिया। अब जो मैं क्लास बनाने वाला हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने बनाई क्लास पब्लिक, सॉरी, क्लास डेमो
मैंने ऐसे कर, ठीक है। अब मुझे इसको एक्सटेंड करना है इन दोनों के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा यूज, यूज सुपर, ओहो सुपर, ठीक है, कॉमा डुपर। समझ में आ गया? सेमीकोलन। मतलब कि पहले एक्सटेंड करता अगर मैं इसको, तो कैसे करता अगर ऊपर वाली स्ट्रेट की जगह पे क्लास होती है। क्वेश्चन हो रही है। हाँ, अगर मैं एक्सटेंड करता ऐसे पवन, तो मैं ऐसे लिखता अभी एक्सटेंड, ठीक है। आगे सिर्फ एक बार लिख पाता ना ऐसे, अगर वो क्लास होती तो एक बार में कितनी कर पाता, एक बार। अगली बार में क्या करता, दोबारा करना पड़ता मुझे ऐसे। एक बार में क्या करता, मैं एक ही कर सकता था, या तो उसे ही कर लूँ या इसे ही कर लूँ मैं। इनमें से एक ही चीज पॉसिबल है, लेकिन एक ही होता है। यस, ठीक है। अब इस केस में क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं एक ही को कर सकता हूँ, इसे बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, और इसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्योंकि एक ही बार में उसने क्या कर दिया, दोनों को यूज कर दिया। समझे? तो मल्टीपल क्लास को इनहेरिट करने के लिए क्या यूज करते हैं, ट्रेड्स को। इसका वर्ड थोड़ा कंफ्यूजन था, अभी मेरे को याद आ गया, ठीक है। लेकिन ऐसी नीड बहुत कम पड़ती है। तो देखो, और भी कुछ रह रहा है। चलो, ट्रेड समझ में आ गया ना। व्हेन वी वांट टू एक्सटेंड और इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज, ऐसे बोलना, रिसोर्सेज नहीं, क्लास तो है ही नहीं है, ठीक है। सो हम वी मेड ट्रेड इंस्टेड ऑफ क्लास। लेकिन इसके अंदर एक घाटा पता क्या है, कि तुम सुपर का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। हाँ, मतलब इसमें जब तुम इसमें देखोगे ना, इसके पास, अब इसके पास हेलो भी है और ये वाला हेलो भी है, दोनों है इसके पास। फंक्शन का नाम सेम नहीं रखने हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग ना एको लिख लेते हैं, हेलो फ्रॉम सुपर, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं हेलो फ्रॉम डुपर, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा भी यहाँ पर ए इक्वल्स टू न्यू डेमो, ठीक है। और ए एरो क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पर, हेलो फंक्शन। यहाँ पे क्लास में कंस्ट्रक्टर है क्या, कोई कंस्ट्रक्टर तो बनाया नहीं मैंने यहाँ पे। लोकल हॉस्ट स्लैश माइस्क्ल f20, क्या स्पेस कर रहा हूँ, क्रेडिट और PHP, ठीक है। हेलो फ्रॉम सुपर आ गया, ठीक है। इसको छोड़ दो, ये अब पता नहीं क्यों ही आ रहा है, आर्गुमेंट मांग रहा है, लेकिन हमने दिया ही नहीं है ना कहीं। क्या दिखा रहा है ये, हेलो फ्रॉम सुपर। तो ब्रैकेट क्यों उठाना है, ऐसे ऑब्जेक्ट बन जाएगा ब्रैकेट, तो ये तो क्लास ही है, डेमो तो क्लास है। हाँ? ऐसा किसने बोला, किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर ना भी हो ना, तो भी कंस्ट्रक्टर होता है उस जगह पे, खाली कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है। आपने ये ब्रैकेट के अगर में ब्रैकेट हटा दिया तो कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा ना बना, फिर तो पूरा कोड ही गलत हो गया। आपके क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर ना हो फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो एक ही होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर ना हो तो भी आपको ये ब्रैकेट तो लगाना ही है। आप नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा, PHP का इंटरप्रेटर बनाएगा। लेकिन होता है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक होते हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कब बनाते हो, जब उसे अपने हिसाब से चलाना, जैसे कोई वैल्यू रखनी है, कंस्ट्रक्टर खाली होता है, आपको रखनी है तो आप बना लो उस हिसाब से। डिस्ट्रक्टर में भी खाली होता है, आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है तो लिखना हो। तो अभी देखो यहाँ पे ना एरर आ रहा है, उसको छोड़ो, लेकिन ये मैंने किसको कॉल किया, हेलो, जो कि किसका है, सुपर ट्रेड का है। और अगर मैं यहाँ पर लिखूं हेलो टू, तो ये किसका है, डुपर ट्रेड। यानी कि ये अकेला ऑब्जेक्ट जो है ये कैरी कर रहा है इन दोनों ट्रेड्स के फंक्शन, क्योंकि इन दोनों को इनहेरिट किसने किया है, डेमो क्लास। तो डेमो के पास ये भी है और ये भी। बस यहाँ पे फंक्शन सेम नाम से नहीं बनेंगे, वो सेम नाम से बन गए तो क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। ओके, व्हाट इज, व्हाट इज द ट्रेड, when we want to use मल्टीपल इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब एक ही अकेली क्लास दो लोगों से इनहेरिट करती है चीजों को। और वो दो कौन है, ट्रेड्स है इंस्टेड ऑफ क्लास। तो क्लास अगर करेगी तो क्या कर सकती है, सिर्फ, हाँ क्या लगाना पड़ेगा, हाँ ट्रेड लगाना पड़ेगा। क्लास लगाया तो क्या लगाओगे, सिर्फ एक्सटेंड लगाओगे। अगर इंटरफेस बनाया है तो क्या लगाओगे, इंप्लीमेंट लगाओगे, ठीक है। और ट्रेड बनाया है तो क्या लगाओगे, यूज लगाओगे, ठीक है। हाँ, इंटरफेस पे इम्प्लीमेंट होता है, क्लास पे एक्सटेंड होता है, और यूज होता है। ओके, गॉट इट, गॉट इट। इसी वाले कोड को अभी के लिए देखना है, कह रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट मिली है, आपने दी नहीं है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे आर्ग्यूमेंट मिली तो मिली कहाँ से, मिली क्या, नहीं है, नहीं मिली है।
कभी कभी मेरे को लगता है VS कोड भाई ज्यादा होशियार है हमसे। यार छोड़ो, वो तो है ही। चलो जी शुरू करें माई सीक्वल की तरफ। चले। माई सीक्वल में आपको, मैं गेट खोलना नहीं चाह रहा, एग्जॉस्ट फैन है नहीं लागू सर। ठीक है। सो माई सीक्वल कनेक्शन की बात करते हैं। ठीक है। ठीक है। हम कौन सा डेटाबेस सीख रहे हैं? माई सीक्वल। ठीक है। माई सीक्वल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। सबसे पहली जो चीज होती है किसी भी डेटाबेस को यूज करने से पहले, वो क्या होती है? क्रिएट अ कनेक्शन। ठीक है। अब एक सर्वर है और आपका कोड है। ठीक है। आप अपने कोड में सर्वर के लिए कुछ माई सीक्वल की कमांड लिखोगे, तो लिखने लायक आप पहले उसमें कनेक्शन बनाओगे, तभी तो लिखोगे, तभी तो वो मानेगा आपकी। तो पहले क्या करना होता है? एक कनेक्शन क्रिएट करना। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको कुल मिला के चार चीजें चाहिए होती है। सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज हॉस्ट नेम, विच इज ऑलवेज लोकल हॉस्ट। ठीक है। सेकंड नंबर पे होता है यूजर नेम, विच इज डिफाइंड बाय यू। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? रूट होगा। थर्ड नंबर पे क्या होता है? पासवर्ड, जो कि बाय डिफॉल्ट रूट होता है या फिर ब्लैंक होता है, रूट और ब्लैंक। ठीक है। और फोर्थ नंबर पे चाहिए होता है डीबी नेम, किस डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ठीक है। सो ये आपका डिफाइन होता है, गिवन बाय बाय यू। जैसे कि टीजीसी डेटाबेस का नाम हो सकता है, कॉमर्स डेटाबेस का नाम हो सकता है, abcd.com कॉमर्स डेटाबेस का नाम हो सकता है। जैसा भी डेटाबेस डेटाबेस आप बना रहे हो, उस डेटाबेस का नाम देना होता है। लेकिन यहाँ पर कनेक्शन बनाने के लिए जो कंपलसरी चीज है वो है ये तीन, और ये क्या हो जाती है? ऑप्शनल। ये बाद में आती है, क्योंकि पहले आप कनेक्शन क्रिएट करोगे, फिर उसमें से डेटाबेस सेलेक्ट करोगे। ठीक है। और ये ना लिटरली बहुत ज्यादा हो जाता है, तो रखना है यार। फैन चला लें थोड़ा सा, खोल लो। ठीक है। सो करना कैसे होता है? सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम क्या होगा? DCO, इसका मतलब कनेक्शन। ठीक है। एक क्लास है PHP में जो कनेक्शन बनाने के काम आती है, दैट इज कॉल्ड माई सीक्वल। ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट बनाना है कनेक्शन में, तो कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए? न्यू माई सीक्वल। ठीक है। माई सीक्वल। आवाज कम आ रही है सर, थोड़ा क्लोज कर लो माइक सर। माई सीक्वल। ठीक है। माई एसक्यूएल बोल दो यार। ठीक है। अब ठीक है। माई सीक्वल। यस सर। ओके फाइन। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देंगे हम लोग? हॉस्ट नेम। क्या देंगे हॉस्ट नेम में? लोकल हॉस्ट। फिर क्या देंगे? सर देखिए, दो तरह के डेटाबेस होते हैं, एक होता है रिमोट लोकल हॉस्ट, एक होता है रिमोट। ठीक है। ठीक है। क्या होता है? एक लोकल और एक रिमोट। लोकल का मतलब होता है कि तुम्हारा कोड भी यहीं पर है और डाटाबेस भी सेम पीसी में है। तो अभी सेम पीसी में नहीं है। रिमोट का मतलब हो गया कि कोड यहाँ पर है और डेटाबेस रखा है कहीं ऑनलाइन। तो बताओ ये क्या है? लोकल होस्ट हुआ। ठीक है। अब तुम इसे इंटरनेट पर लेके जाओगे तो भी लोकल होस्ट रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे भी कोड और डाटाबेस दोनों सेम पीसी भी तो होगा। समझे? रिमोट कब लगाते हैं? जब हम किसी और का डेटाबेस यूज कर रहे हो, अपना ना यूज। अभी हम किसका यूज कर रहे हैं? अपना यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ हमेशा क्या आएगा? लोकल होस्ट। मतलब देखो, सर्वर पे फाइल भी हो सकती है और डाटाबेस दोनों हो सकता है ना। अगर सेम सर्वर पे फाइल और डाटाबेस दोनों है तो क्या आएगा? लोकल होस्ट। और एक जगह पे फाइल है और दूसरे किसी सर्वर पे डेटाबेस है, तो यहाँ आएगा उसका एड्रेस, आईपी एड्रेस, या फिर abcd.com ऐसे आएगा। तो अभी हम कहाँ हैं? लोकल पे है। तो यहाँ पे लोकल क्यों? हाँ, उसमें रिमोट लिखते हैं क्योंकि उसमें हमारा कोड हमारे सिस्टम पे होता है और सर्वर क्या होता है? गिटहब होता है। ठीक है। लेकिन गिटहब आपके डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है, वरना अगर करता होता तो हम वहां पे भी गिटहब का यूआरएल लगा देते। तो हम यहाँ कुछ एग्जीक्यूट करते तो कहाँ होता? गिटहब पे अपडेट होता। बट अभी हम यहाँ कुछ भी करेंगे तो कहाँ होगा? हमारे सिस्टम पे होगा ना, है ना। इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? लोकल हॉस्ट। सेकंड नंबर पे होता है यूजर नेम। यूजर नेम क्या है? उसके बाद होता है पासवर्ड। पासवर्ड में मैं जानता नहीं एग्जैक्टली क्या है, अगर रूट लगा के देखेंगे पर ब्लैंक लगा के देखेंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, हमें खुद से लिखना है। प्रीडिफाइन से फंक्शन है, अंदर की वैल्यूज खुद से लिखी हमने। प्रीडिफाइन क्या है? हाँ, कल को अगर आपका सर्वर, आप जब सीखोगे या सर्वर पे अपलोड करोगे तो हो सकता है और रूट की जगह नया लिख दो आप।
जरूरी नहीं है, पर क्योंकि वैम्प और जैम्प सर्वर दोनों बाय डिफॉल्ट आपसे पूछते ही नहीं है, आप सिंपली रूट लिखते हो, ठीक है। ये सर्वर टू सर्वर वेरी कर सकता है, किसी जगह पे कोई कुछ लिखता है, कहीं कुछ लिखता है, ये आपके इंस्टाग्राम यूजर नेम पासवर्ड की तरह ही है, ठीक है। लेकिन बस फर्क इतना है कि उसमें कुछ डिफॉल्ट नहीं होता है, इस पर डिफॉल्ट होता है क्या, रूट। डिफॉल्ट यूजर नेम रूट, डिफॉल्ट पासवर्ड भी रूट, या तो पासवर्ड रूट होगा या ब्लैंक होगा। तो पहले तो ये हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर वैर डंप लगाना है, ये चेक करने के लिए कि एक्चुअली में कनेक्शन में क्या आया है मेरा। या तो देखो एरर आएगा या फिर कनेक्शन बन जाएगा, बस इतना ही होगा, ठीक है। तो माई एसक्यूएल कनेक्शन डॉट पीएचपी मेरी फाइल है। तो लोकल होस्ट से होते ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश माई सीक्वल, ठीक है। बस इतने पे जाएंगे तो 26 पे होगा। और इसके अलावा हमारे पास कौन सी फाइल है, माई एसक्यूएल कनेक्शन डॉट पीएचपी। तो यहाँ पे देख रहे हो कुछ आया है लिखा हुआ। अगर आप इस तरीके से देखते हो ना, यहाँ पे कनेक्ट एरर करके एक ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या आ रहा है, नल। इसका मतलब कनेक्शन बन गया, और कनेक्शन की डिटेल भी आ रही है, लोकल होस्ट वाया टीसीपी आईपी, और पोर्ट नंबर भी आ रहा है, ऐसे करके सर्वर का वर्जन वगैरह बहुत सारी डिटेल आ रही है। बट अगर गलती से ये कनेक्शन नहीं बना होता, मान लो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता, तो यहाँ पे क्या आता। तो अब आपको एक समझ में आ गया कि अगर एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब बन चुका है। और हाँ, एरर क्या, हाँ, पर आप समझो इस बात को, देखो रूट हम डिफाइन कर सकते हैं, यूजर नेम डिफाइन कर सकते हैं, बट वो टाइम चला गया जब हम जैम्प इंस्टॉल करते हैं ना, या वैम्प इंस्टॉल करते हैं, तब डिफाइन होता है। अगर तब चेंज नहीं किया तो क्या होगा, रूट होगा। और अभी हम इंस्टॉल करें क्या, नहीं ना, तो इसका मतलब क्या रहेगा, रूट रहेगा, ठीक है। 99% ही आपका रूट ही रहेगा, ठीक है, नहीं आप चेंज कर पाओगे इसको। क्यों, क्योंकि जब इंस्टॉल करने चलते हैं तो हम इतना ध्यान नहीं रखते कि इसको क्या रखना, डिफॉल्ट रखते हैं चीज, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे आपको देखो ऑनलाइन सर्वर्स में ना, बड़े बड़े सर्वर्स में भी रूट ही होता है यूजर, आप पासवर्ड बदल दो आप, पासवर्ड क्या है अभी इसका, रूट, ये बदला जा सकता है, ठीक है, यूजर नेम नहीं बदला। अभी मैंने रूट्स लिख दिया गलती से, तो गलत है। तो यहाँ पे देखो एरर क्या आ रहा है, कनेक्ट एरर में आ रहा है, पहले यहाँ नल आ रहा था ना, अब कह रहा है एक्सेस डिनाइड है, किसके लिए, रूट्स के लिए। वो कह रहा है रूट्स नाम को तो हम जानते ही नहीं है। तो यहाँ पर बता रहा है यूजिंग पासवर्ड, यस, कह रहा है पासवर्ड तो है इस पे, लेकिन यूजर नेम गलत। तो मैं यहाँ पर वापस से क्या कर देता हूँ, रूट, और मेरे पास क्या आएगा, कनेक्शन। तो इसमें से एक प्रॉपर्टी है, देखो ये पूरी की पूरी ना ऑब्जेक्ट वो है, एसोसिएटिव एरे, याद है आपको एसोसिएटिव एरे। उस एसोसिएटिव एरे में कोई वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, एरो लगा के। तो एरो लगा के देखो हमें ये चीज एक्सेस करनी है, कनेक्टर। कनेक्टर क्या होना चाहिए, नल। अगर ये नल है तो उसका मतलब कनेक्शन बना है, अदरवाइज नहीं बना है। तो मैं इसको ऐसे चेक कर लेता हूँ इफ एल्स लगा के, कि अगर कनेक्ट कौन एरो कनेक्ट एरर, ठीक है, इक्वल्स टू नल, इसका मतलब क्या है, कनेक्शन बन गया है। तो यहाँ लिखूंगा कनेक्शन मेड, ठीक है। एल्स में क्या लिख दूंगा, यही कि क्या करे, क्या एरर आया, यहाँ लिख देता हूँ एरर कॉलन, कंकैट कर देता हूँ इसी एरर को। एरर किस में स्टोर हुआ होगा, कनेक्ट एरर में ही तो आया होगा। तो बस रिफ्रेश करा, मेरा कनेक्शन बन गया। हमने अपना पहला माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया, दैट इज क्रिएटिंग अ कनेक्शन। तो कनेक्शन में आप लोग देखो ये वाला कोड आप थोड़ा सा फेमिलियर नहीं लग रहा है, कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास का, तो तीन वैल्यू मैंने पास करी, यानी तीनों वैल्यू किसमें गई होंगी, कंस्ट्रक्टर में गई होंगी। तो लेकिन इसको इतने डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रहना चाहिए कि जब आप कोई नया कनेक्शन बनाते हो, तो न्यू माइस्क्यूएल लिखते हो, और आगे होस्ट नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड, करेक्ट। ये तीन चीजें याद रहेगी, कनेक्शन बन गया आपका। अब कनेक्शन बनने के बाद आपके पास एक चीज है कि आप क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्वेरीज। और क्वेरीज क्या होती है, वो कमांड्स जो आप डेटाबेस को देते हो। और ये कुछ ऐसी दिखती है जैसे ह्यूमन लाइक लैंग्वेज, जैसे सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर मैं क्या करूँ, डिकोड करूँ, तो ये बोलूंगा ना कि मेरे को स्टूडेंट्स टेबल में से नेम्स दे दो, मेरे को कितने देने ये मुझे नहीं लिखा, लिमिट दे सकता हूँ ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 चाहिए। मैंने लिखा ऑफसेट 2, इसका मतलब दो को छोड़ दो, दो के बाद वाले से लेके 10 तक। मान लो एक से शुरू हो रहा है, तो पहले दो छोड़ दो, 3 से लेके 12 तक दे दो, क्योंकि 10 रिकॉर्ड चाहिए। और दो से नहीं चाहिए, दो पहले छोड़ दो, 3 से चाहिए। तो ये तो ह्यूमन लाइक लैंग्वेज हो गई। फिर आगे भी लगा सकता हूँ यहाँ पे कहीं पे बीच में, जैसे कि वेयर एज इज ग्रेटर देन 18, इसका मतलब जो 18 साल से ऊपर हो। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स के नाम दो जो 18 साल से ऊपर है, जो कि लगभग 10 स्टूडेंट्स के नाम चाहिए मेरे को, जो कि पहले दो को छोड़ के, है ना। तो ये पूरा ह्यूमन लाइक लैंग्वेज ही होती है, यही है पूरा माइसिक्वल।
बस इसको लिखना सीखेंगे। पहले ऐसे सिलेक्ट करना सीखेंगे, फिर ऐसे डेटा इंसर्ट करना सीखेंगे, फिर उसको अपडेट करना सीखेंगे, और एंड में क्या करेंगे, एंड में करेंगे उसको डिलीट। समझे? तो ये पूरा का पूरा CRUD यही माई सिक्वल कुछ भी बोलते हैं। अब हमने पहला एक चीज कर लिया, दैट इज कॉल्ड कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन के आगे बढ़ जाए। कनेक्शन के आगे आता है क्वेरी। ठीक है, पहली क्वेरी होती है दैट इज कॉल्ड क्रिएट डाटाबेस। क्या होता है? क्रिएट डाटाबेस डॉट पीएचपी। ये फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने रख दिया, कोई लिंक नहीं करेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिएट। लेकिन बिफोर मेकिंग अ क्रिएट डाटाबेस मुझे कनेक्शन चाहिए, तो बार बार कनेक्शन बनाना पड़ेगा। बार बार बनाना पड़ेगा ना, तो बार बार ना बना के मैं वो कनेक्शन वाली फाइल इंक्लूड भी तो कर सकता हूँ ऐसे। राइट, क्या लिखूंगा, माई सिक्वल कनेक्शन डॉट पीएचपी। राइट, अब मुझे बार बार बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कनेक्शन ऑलरेडी बन गया है। और किस में बना हुआ है? कनेक्शन वेरिएबल का नाम क्या है? कनेक्शन वेरिएबल का नाम क्या है? CONN, यानी डॉट कॉन। ठीक है, यानी कि ये वाली जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसमें वो सारी पावर है जो मेरे को चाहिए, जो मेरे को चाहिए डाटाबेस की क्वेरी रन करने के लिए। जैसे कि सिलेक्ट करना, डिलीट करना, ये सब इसके पास है। बस फर्क इतना है कि वो कमांड मुझे लिखनी है। तो पहली कमांड मैं बताने जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड क्रिएट डाटाबेस। देखो, जब मैं कैपिटल लिख रहा हूँ इसका मतलब ये प्री डिफाइन है, और जब मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ इसका मतलब मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। याद रखोगे, क्रिएट डाटाबेस, और यहाँ पे आएगा DB, यानी कि यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे पवन, नेहा, कुछ भी लिख सकता हूँ, E-commerce, TEC, XYZ, ABCD.com। बस क्रिएट डेटाबेस क्या है, ये डिफाइन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, एक वेरिएबल बनाओगे, इसका नाम रखोगे आप क्या, एस। ये एक वेरिएबल है जिसका कुछ भी नाम हो सकता है। इसके अंदर लिखोगे वो कमांड, क्योंकि कमांड्स होती हैं स्ट्रिंग में। डाटाबेस, और डाटाबेस का नाम रख लेते हैं PHP मास्टर्स। रख लिया। अब ये जो कमांड है ये तो अभी तक सिर्फ एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। इसको एग्जीक्यूट करवाना है किससे? एग्जीक्यूट करवाना है किससे? डॉलर कॉन से, क्योंकि डॉलर कॉन के पास ही तो पावर है एग्जीक्यूट करने की। ये जो वेरिएबल है ये क्या कर सकता है, इस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है, तो लगाएंगे क्वेरी फंक्शन। ठीक है, और एरो क्वेरी लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट के पास, यानी ये जिस क्लास का मेंबर है उसके पास क्वेरी फंक्शन पहले से होगा। बस इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, SQL। हो गया। पहले हम कमांड बना रहे हैं एक वेरिएबल में, दोबारा एक फंक्शन यूज कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, क्वेरी। ठीक है, इसका काम होता है क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना, और यही क्या है, मेरी क्वेरी तो है, ये SQL वेरिएबल में जो लिखी है यही क्या है, मेरी क्वेरी है। ठीक है ना? जैसे सरकार नियम बनाती है उसको लागू करता कौन, ईडी लागू करती है ना, तो ये हमारा ईडी है। हाँ, हाँ, मैंने क्या बोला, जो कैपिटल में लिख रहा हूँ ना सिर्फ वही प्रीडिफाइन है, बाकी हाँ फंक्शंस के नाम ये सारे प्रीडिफाइन है। ठीक है, फंक्शन मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। इधर तो कॉमन सेंस आ ही गया होगा कि ये मैंने बनाया है थोड़े ना, और जिस चीज को मैंने बनाया नहीं और कॉल कर रहा हूँ मतलब वो प्रीडिफाइन। सो अब आ जाते हैं हम लोग, बात करते हैं किसका इंटरफेस है, जहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो कोई चीज हुई है या नहीं हुई है। तो लोकल हॉस्ट स्लैश क्या लिखोगे, PHP माई एडमिन। लोकल हॉस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। तो अब यहाँ देखो वापस से उसने यूजर नेम पासवर्ड पूछा ना, अभी हम लोगों ने क्या डाला था पासवर्ड, यूजर नेम रूट और रूट, और एंटर कर देंगे यहाँ पे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, डैशबोर्ड ऑफ डेटाबेस। देख रहे हो, ये UI वर्जन है, इंटरफेस वर्जन है किसका, उसी का जो हम अभी कमांड लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे डेटाबेसेस के PHP माई एडमिन, URL क्या रहेगा, लोकल और स्लैश PHP माई एडमिन। बस उसमें यूजर नेम पासवर्ड में आप डाल देना जो आपका कनेक्शन है। हो सकता है जैसे एग्जाम का है ना, उसमें शायद पासवर्ड नहीं होता, पासवर्ड क्या होता है, ब्लैंक। अगर फिर भी कोई दिक्कत आई तो यहाँ तो बैठे ही, ये आज ही करके देखना है। यहाँ देखो पासवर्ड, यहाँ देखो डेटाबेस के नाम है, ये देखो ये जो दिख रहा है ना, ये आइकन है डेटाबेस का। तो ये डेटाबेसेस है सारे, इसमें से कोई एक डेटाबेस उठा लेता हूँ, मान लो ध्रुव या शकीला या सिस्टम या TGG करके उठाता हूँ मैं, इस प्लस पे आइकन पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे जो दिख रही है ये है क्या हमारी, ये हमारी टेबल्स। उन टेबल्स पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेंगे रिकॉर्ड्स। ये कॉलम दिख रहे हैं, ये मैंने दिखाए थे, आपको याद है कुछ दिन इमेज में दिखाए थे इंट्रो वाले दिन। तो लास्ट क्लास में मैंने यही तो दिखाया था कि ये क्या कहलाती है, कॉलम या फील्ड, और ये क्या होता है, रिकॉर्ड या फिर रोज। ठीक है, सो बेसिकली अगर कोई डेटा इंसर्ट हुआ है उसको देखेंगे कहाँ, यहाँ पे, ताकि वेरीफाई हो जाए। ठीक है, यहाँ से हम उसको पूरी तरह मेंटेन कर सकते हो। तो अभी हमने देखा कि PHP मास्टर्स नाम से कोई डेटाबेस नहीं है यहाँ पे।
क्योंकि हमने अभी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं करी, इस फाइल को रन किया है हमने, नहीं किया है। तो अब इस फाइल को रन करने का टाइम आ गया। कैसे रन करूंगा मैं? यहाँ पे नाम लिखूंगा किसका, क्रिएट डाटा बेस डॉट पीएचपी, एक बार कर, बस। देखो कनेक्शन मेड तो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो इंक्लूड करी हमने फाइल, पर हमने जो काम कर दिया है इसका कोई आउटपुट तो दिया नहीं है, तो हमें दिख थोड़े ना रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे रिफ्रेश करके तो बिहाइंड द सीन्स एक चीज हो गई है, पीएचपी मास्टर्स। हाँ, क्योंकि कमांड एक ही बार तो होती है। अब अगर मैं दोबारा इस पर रिफ्रेश कर दूं तो क्या होगा? क्या दोबारा डेटाबेस बनेगा? नहीं, वो तो वही रहेगा। डेटाबेस दोबारा थोड़ा ना बनेगा सेम नाम से, समझे? तो क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होती है? ऐसे एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। अब बात है कि सर पता थोड़ा ना चला हमको कैसे हुई है, तो हम इसे एक वेरिएबल में रख लेते हैं, लेट्स से EXE एग्जीक्यूट, और इसको वैलिडम करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये आउटपुट क्या देता है। जैसे हमने कौन को करके देखा था, वैसे इसको भी करके देखेंगे। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? बुलियन फॉल्स। फॉल्स मतलब नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं वापस से जाता हूँ डेटाबेसिस पे और एक बार मास्टर्स को ना डिलीट मार देता हूँ। मार सकता हूँ, यहाँ ड्रॉप का बटन है, ड्रॉप का मतलब डिलीट। तो मैंने यहाँ से गया, पीएचपी मास्टर को डिलीट मारा, अब हमारे पास नहीं है। और अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्या रिटर्न करा इसने? ट्रू, यानी क्रिएट करा इसने अभी अभी। तो देखो यहाँ पे आ गया पीएचपी मास्टर, यानी कि ये जो क्वेरी है ये क्या रिटर्न करती है? ट्रू और फॉल्स। तो इसे मैं इफ में लिख लूं, राइट, कि अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्वेरी एग्जीक्यूटेड। क्या हाल चाल? ठीक ठाक। आओ बैठो, क्लास में थोड़ी सी जान लेकर आओ। और अगर ये एल्स है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्वेरी, समझ में आया? देखो देखो, अगर क्वेरी का जो रिजल्ट है वो ट्रू है तो इसका मतलब क्वेरी एग्जीक्यूटेड। तो आप सिंपली यहाँ लिख सकते हो कि यस, डीबी क्रिएटेड। ठीक है नया, और इसको ना प्रीडिफाइन मत मान लेना, ठीक है? ये तो हम ऐसे मैसेज दे रहे हैं, ठीक है? और यहाँ लिखेंगे डीबी क्रिएटेड, क्रिएशन फेल्ड, राइट। सो अभी हमें वापस से जाता हूँ ड्रॉप करने के लिए, ठीक है? यहाँ से क्लिक करा मैंने, गया ड्रॉप, ठीक है। सो बताओ आउटपुट क्या आएगा? ओहो, कुछ दिक्कत आ गई है ना? डेटाबेस तो क्रिएट हो गया देखो। तुम अगर यहाँ आओगे तो, क्योंकि वो एरर नीचे था ना, नहीं हुआ क्या? चलो बढ़िया है। अब रिफ्रेश करूँ तो क्या आ रहा है? डीबी क्रिएटेड, वो पुराने वाला मैसेज भी आ रहा है, नया वाला भी आ रहा है। अब यहाँ रिफ्रेश करेंगे, हाँ वो भूल गया। सेमी कॉलन लगाना भूल जाते हैं ना हम कभी कभी, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो डेटाबेस क्रिएट हो गया। द नेक्स्ट milestone is also complete. The second milestone was creating a database. First was creating a connection. अब एक बार जब डेटाबेस क्रिएट हो गया ना, आपको पूरा सारा काम ना इसी में ही करना है, ठीक है? इस डेटाबेस को क्या करना है? सिलेक्ट करना है और सारे काम करने हैं इसके अंदर। यानी कि अब क्या बनेगा इसके अंदर? टेबल्स बनेंगे। फिर क्या होगा? अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो, फिर हम उनको अपडेट करें, फिर उनको डिलीट करें, बस इतना ही। तो अभी हमने क्या करा? डेटाबेस क्रिएट करा है, अब आपको करना है सिलेक्ट, ठीक है? क्या करना है? सिलेक्ट। तो ये जो को डेटाबेस ना बार बार क्रिएट नहीं करना है हमको, ठीक है? ये वाली फाइल अब कभी दोबारा यूज नहीं हो, ये वन टाइम। नहीं, दोबारा यूज करना तो डेटाबेस का नाम बदल दो, और क्या। हाँ, नया डेटाबेस हो गया। क्योंकि आप एक बार में ऐसा थोड़ा ना, क्या सुबह इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, 10 मिनट बाद दूसरा प्रोजेक्ट बना दिया, 15 मिनट बाद तीसरा बना दिया, ऐसा होता है? एक प्रोजेक्ट महीने भर चलता है। तो आप इसे कब बनाओगे? जब आपका एक प्रोजेक्ट शुरू होने जाएगा। एक प्रोजेक्ट का डेटाबेस कितना होता है? एक। ये ऐसे ही हो गया कि रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने को दिया तो आप कितनी बार npm क्रिएट रिएक्ट ऐप बोलते हो? एक बार। सेम वैसे ही है। तो कितनी बार बोलोगे आप इसे? सिर्फ एक बार, ठीक है? तो अभी पीएचपी मास्टर डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हम इसे कभी दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, अब हम एग्जीक्यूट करेंगे इससे आगे वाली चीज, अगली जो फाइल हम बनाने वाले हैं। देखो कनेक्शन में ना बार बार ये आ रहा है, कनेक्शन मेड, हटा दूं से? क्यों चाहिए हमको? हमें पता तो है ही बन गया है। अब बात आती है यहाँ पर क्रिएटिंग अ टेबल। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा? कनेक्शन, एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा, ये तो यही लगता है, क्रिएट टेबल, ठीक है? एक डेटाबेस तब तक डेटाबेस नहीं है जब तक उसके अंदर क्या ना हो? टेबल्स ना हो। टेबल्स कैसे हो सकती हैं? जैसे कि टीजीसी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है? एक अगर आप देखो कोई कंपनी है तो उसमें भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। सेम वैसे एक डेटाबेस के अंदर क्या होती है? टेबल्स होती हैं। एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होते हैं? मॉड्यूल्स होते हैं, वही टेबल्स होती हैं, ठीक है? अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? मान लो हमने पीएचपी मास्टर डेटाबेस बनाया, पहले तो सोचो पर्पस क्या है हमारा डेटाबेस बनाने का, क्या क्या स्टोर करना चाहते हैं हम?
एग्जैक्टली ई कॉमर्स का जैसे हम सोच लेते हैं ना तुरंत, हाँ कस्टमर, ऑर्डर्स, इनवॉइसेस, ट्रांजेक्शंस, प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, ब्रांड्स, तो जितने नाम मैंने अभी लिए ना ये सारे क्या कहलाएंगे, टेबल्स। ठीक है, इन टेबल्स में डेटा होगा, जैसे ब्रांड टेबल है तो डेटा क्या हो सकता है, सोचो क्या रोज हो सकती है। मान लो आप जूते बेचते हो तो आपका एडिडास आएगा, ठीक है, कैचर आएगा, हाँ, बाटा आएगा, वुडलैंड आएगा, ये सब होगा उसकी एक्चुअल वैल्यूज। लेकिन टेबल का नाम क्या रहेगा, ब्रांड। अब प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं, ठीक है, तो जब मैंने बाटा बनाया था तो बाटा का शूज होगा है ना उसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर कैटेगरी है कि भाई स्नीकर्स है, ठीक है, कैजुअल है, क्या है, तो ये कैटेगरीज होगी। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कस्टमर है, उसने ऑर्डर कर दिया है तो कस्टमर का डेटा भी तो आ गया हमारा, कस्टमर का डेटा अलग से टेबल में सेव होगा, कस्टमर ने पेमेंट करी तो वो अलग टेबल में सेव होगी, कस्टमर ने जो बाय किया है वो ऑर्डर टेबल में सेव होगा कि किस टेबल का डेटा उसने बाय किया है, किस टेबल, यानी टेबल मतलब प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट को उसने बाय किया है। तो ये सारा आपस में ना जुड़ा हुआ है, एक को फैच करोगे तो वो कईयों से जुड़ा हुआ है, उसके बेसिस पे आप किसी और को भी फैच कर सकते हो, सारा आपस में क्या है, कोरिलेटेड। इसीलिए से क्या बोलते हैं, आरडीबीएमएस, नॉट डीबीएमएस। क्या बोलते हैं, आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस का मतलब हो गया जहाँ पे एक टेबल दूसरी टेबल के साथ कनेक्ट हो। और जाहिर सी बात है, अगर तुमने बाटा करा है और यहाँ मैंने बाटा का शू किया है तो आपस में कनेक्शन तो है ना इनका, क्या कनेक्शन है वो, ब्रांड में। अगर मैंने स्नीकर रखा है तो बाटा का शू जो कि स्नीकर कैटेगरी में है, तो तीनों आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक है, एक कस्टमर है रोहित जिसने बाटा का शू ऑर्डर कराया तो कस्टमर भी ऐड हो गया, तो पूरा ये होता है, उसने पैसे दिए, इसके ऑर्डर जनरेट किया, ऑर्डर आ गया, साथ साथ ट्रांजेक्शन आ गया, सारा आपस में जुड़ गया ना ये। तो अगर मैं सिर्फ एक ऑर्डर आईडी के बेसिस पे कस्टमर का डेटा भी ले सकता हूँ, कौन सा ब्रांड है वो भी, प्रोडक्ट कौन सा है वो भी, ऑर्डर का डिटेल सारा कुछ ले सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि होता है ना ऑनलाइन ट्रैकिंग में आपको एक नंबर दे दिया जाता है, सारी डिटेल बाइंड होती है। ऐसे ही स्टूडेंट में आपको एक लॉगिन दे दिया जाता है, अगर कॉलेज वॉलेज गए हो तो ऑनलाइन, समझ में आएगा, एक लॉगिन डालो, पासवर्ड डालो, आपकी सारी डिटेल हो जाती है। तो सारी डिटेल एक जगह स्टोर नहीं होती है, अलग अलग जगह होती है, पर वो एक साथ पैच हो सकती है क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड होता है। तो अब यहाँ जो बनाएंगे हम टेबल बनाएंगे इसकी, हम इसको ई कॉमर्स मान लेते हैं। ठीक है, और नीश क्या रहेगा हमारा, क्या शेयर सेल करेंगे हम लोग, शूज। किसकी नॉलेज ज्यादा है तुम्हारी, उस पर काम करना है, किसकी शूज की है, तो मॉडल नंबर वगैरह सर्च कर लेंगे। तुम्हारा नीश क्या रहेगा, शूज स्टॉक, सही लिखा है। तो टेबल्स कौन कौन सी होंगी बताओ इसमें? पहली टेबल होगी ब्रांड की, ठीक है, दूसरी टेबल कौन सी होगी, कैटेगरी की। कैटेगरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई देखो सारे शू एक जैसे नहीं होते ना। तीसरा क्या होते हैं, प्रोडक्ट की। चौथी कौन सी होगी, कस्टमर्स की, कस्टमर, ठीक है। पांचवी कौन सी होगी, ऑर्डर्स, ठीक है। छठी कौन सी होगी, ट्रांजेक्शन्स बोल देंगे हम, ठीक है, मतलब ऑर्डर पेमेंट भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा सोचो सोचो, और क्या एंटिटी हो सकती है। अरे नहीं उससे नहीं, तो टेबल हम डेटा की बात कर रहे हैं ना, आया उसने ऐड टू कार्ट करा फिर खरीदा ही नहीं तो उसे थोड़ा ना मान, तो एक्चुअल डेटा की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसा है ना, शायद मैंने ज्यादा टेबल्स के नाम बोले थे। और क्या हो सकता है, वो टेबल थोड़े ना होगी, वो तो प्रोडक्ट्स में ही आ गई ना, प्रोडक्ट का डेटा है ना वो तो, कि हाँ भाई ये वाला शू है, इसका मिनिमम प्राइस इतना है, मैक्सिमम इतना है, या फिर इसका प्राइस इतना है, डिस्काउंट इस पे इतना है। ठीक है, डिस्काउंट एप्लीकेबल टू ओनली और फॉर दोस्त जिन्होंने पहले कभी बाय किया हुआ है, तो हम चेक कर लेंगे कि हाँ उस कस्टमर का डेटा ऑर्डर टेबल में है भी या नहीं है, यानी पहले कभी खरीदा उसने। हाँ तो ये क्या है, हाँ तो मैंने एक पार्टिकुलर नीश ले लिया ना। हाँ। भाई ऐसा हो सकता है जनरल स्टोर पे तुमको जूते मिल रहे हैं या कपड़े की दुकान पे आटा मिल रहा है, तो नीश तो सिलेक्ट होता है ना एक, ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे नीश तो लेना पड़ेगा। आप अगर तो किसी शॉप की बात कर रहे हो, बात किसकी हो रही है, शॉप की। हाँ अगर तुम बात करोगे ऐसे किसी रिलायंस फ्रेश की तो फिर वहाँ सब मिल सकता है, पर हम उसकी बात करेंगे तो फिर डेटाबेस बहुत ही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो कैटेगरीज इतनी ज्यादा होंगी कि आप मैनेज नहीं कर पाओगे, तो हम थोड़ा छोटे लेवल का सोचेंगे। हालांकि ये छोटे लेवल का ही बहुत बड़ा है। ठीक है, जैसे वेस्ट साइड में चले जाओ वहाँ पे आपको सब मिलता है ना, जूते कपड़े सब मिल जाता है, वहाँ कैटेगरी ब्रॉड है, उस लेवल का तो बहुत बड़ा डेटाबेस हो जाएगा। तो आप थोड़े से लो लेवल पे सोचो अभी, क्योंकि हमको डेटाबेस में पहले हाथ साफ करना है ना।
फिर सोचना पड़ा, कोई लिमिट थोड़े ना है, आपको समझ तो आ ही जाएगा कंसेप्ट। सो बात करते हैं हम शूज ऑब्जेक्ट, ठीक है, मान कर चलते हैं इतनी टेबल्स हैं, इससे ज्यादा टेबल्स नहीं है, तो इतनी टेबल्स मुझे क्रिएट करनी है, ठीक है। सो नेहा कैसे करेंगे क्रिएट, कमांड क्या होगी, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इंक्लूड व्हाट, माई एसक्यूएल कनेक्शन बोलते हैं, पहले वाला क्या होता है, ठीक है, कनेक्शन इंक्लूड हो गया, फिर हम लिखेंगे क्या, एसक्यूएल, क्या लिखेंगे, एसक्यूएल, एक वेरिएबल बना रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसके अंदर क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल। अब जब टेबल की बात कर रहे हैं ना, तो हमको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड होंगी, जैसे ब्रांड में क्या क्या होगा, एक तो होगा ब्रांड आईडी, ठीक है, फिर क्या होगा, ब्रांड नेम, ठीक है, फिर क्या होगा, और क्या हो सकता है ब्रांड नेम के अलावा, बस यही दो चीजें होंगी, ठीक है। कैटेगरी की बात कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा सबसे पहले, कैटेगरी, बोलो बोलो, आईडी, फिर कैटेगरी नेम, राइट, यही रहेगा। और क्या हो सकता है कैटेगरी में, कुछ और भी हो सकता है, यूआरएल भी रख लेते हैं, अरे वो तो डेटा हुआ ना, हम लोग फील्ड और डेटा में नहीं समझ में आता तुमको, मैं कहा टीजीसी के अंदर स्टूडेंट भी है तो आप भी बोलो सर स्टूडेंट तो है, अरे स्टूडेंट का एग्जांपल हुआ ना वो तो, अगर मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ तो अभी कैटेगरी यूआरएल भी डाल दिया मैंने, क्योंकि ब्रांड का भी तो पेज बन सकता है, तो ब्रांड का यूआरएल भी तो होगा, ठीक है, जैसे कि pawankumar.com/एलन सोली, ऐसे, मतलब ब्रांड का ना तो यूआरएल बनना चाहिए, तो मैं एक फील्ड ले रहा हूँ अपनी तरफ से, क्या ले रहा हूँ, ब्रांड यूआरएल। अब प्रोडक्ट में देखो तो क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी होगी, इसमें बहुत फील्ड होगी, ठीक है, प्रोडक्ट का नेम होगा, ठीक है, जिसको मैं सिर्फ नेम से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद इसमें क्या होगा, प्राइस भी होगा, फिर इसमें क्या होगा, डिस्काउंट भी होगा, फिर इसमें स्टॉक क्वांटिटी भी होगी, स्टॉक भी होगा, कितना स्टॉक है हमारे पास, और क्या हो सकता है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का भी तो एक यूआरएल होता है, उसका पेज नहीं देखते हो फाइनल खुलता है जब, और क्या हो सकता है जल्दी बताओ, सारा कुछ तो हो ही गया, डायमेंशन है, विड्थ है, हाइट है, साइज है, कितना कुछ हो सकता है यार, कलर ले लेते हैं। और हाँ एक बात तुम भूल गए, प्रोडक्ट है ये किस कैटेगरी का है, किस ब्रांड का तो पता ही नहीं है, तो ब्रांड आईडी होगी इसके पास, और कैटेगरी आईडी भी होगी इसके पास, ठीक है, साइज, और और सोचो, विड्थ एंड हाइट थोड़ा ना नापते जूतों में, डायमेंशन होता है, वही साइज हो गया ना, वो 20 के साइज ले लेते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएंट नहीं रखते हैं। देखो ब्रांड आईडी और कैटेगरी आईडी ये दो चीजें ध्यान रखना है, याद रखना है क्या है, क्योंकि ब्रांड आईडी के साथ क्या, देखो प्रोडक्ट के पास ब्रांड आईडी होगी, मान लो दो है, तो इस दो को उठाऊंगा मैं कहाँ सर्च करूंगा, ब्रांड में, तो 2 नंबर का ब्रांड आ जाए जो भी हो। ऐसी कैटेगरी आईडी मान लो 1 है, तो मैं इससे उठाऊंगा यहाँ से कैटेगरी से सर्च कर लूंगा कि हाँ 1 नंबर पे कौन सी कैटेगरी है, ठीक है, तो मान लो कोई और कैटेगरी आ जाती है, स्नीकर आ जाता है या फिर कैजुअल आता है, जो भी है। कस्टमर में क्या होगा भाई, कस्टमर का तो आपको पता ही है, यूजर ने पास बचपन से करते आ रहे हो आप, बचपन से मतलब आपके बचपन से नहीं, मेरे बचपन से, क्या होगा, कस्टमर की क्या होगी, सबसे पहले एक आईडी होगी, कस्टमर का नाम होगा, कस्टमर नेम, ठीक है, ईमेल होगा, फोन नंबर होगा, और जेंडर, पासवर्ड तो रखेंगे फ्यूचर में रखेंगे, एज हो सकती है, बस इतना रखता है। हाँ, अरे हाँ यार एड्रेस भी रख सकते हैं, कस्टमर है ना हमारा तो, एड्रेस, ठीक है, पिन कोड रख लो, क्या ही जा रहा है, ठीक है, कंट्री भी रख लो आप, अभी समझ में आएगा इतना ज्यादा रखने का, हाँ ठीक है। सो ऑर्डर में लेकर के आएंगे, ऑर्डर आईडी, फिर क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी, और तीसरा क्या होगा, ट्रांजैक्शन आईडी, बस इतना ही। आप कहोगे सर इतना ही कैसे, देखो भाई, और हाँ कस्टमर आईडी भी होगा, कि ऑर्डर में कि ऑर्डर आईडी क्या है, प्रोडक्ट आईडी कौन सी मतलब कौन सा प्रोडक्ट खरीदा खरीदा उसने, ट्रांजेक्शन आईडी मतलब कौन सी वाली पेमेंट इसकी है, और कस्टमर आईडी मतलब किस कस्टमर ने खरीदा है, समझे। ये जो मैं डुप्लीकेट कॉलम नेम लिख रहा हूँ ना, इनको एक टर्म दिया गया है दैट इज कॉल्ड फॉरेन की, हाँ, वो तो भाई देखो इसमें है ना ऑलरेडी, प्रोडक्ट में है ना कैटेगरी आईडी एरी, तो देखो इसकी ये कैटेगरी आईडी किसके अंदर है, प्रोडक्ट आईडी के अंदर, प्रोडक्ट आईडी तो यहाँ ऑलरेडी ली है, तो इसके बेसिस पे ये मिल जाएगी और इसके बेसिस पे ये मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे डबल डबल नहीं होता। इनको एक टर्म दिया गया जिसे बोलते हैं फॉरेन की। अब देखो हर टेबल के आगे ना उसी टेबल के रिलेटेड एक आईडी होती है, जैसे ब्रांड का ब्रांड आईडी, कस्टमर का कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी, इन्हें बोलते हैं क्या, यूनिक कीज, मतलब एक ब्रांड आईडी दूसरी ब्रांड आईडी से मैच नहीं होगी, ऐसे ही एक कैटेगरी आईडी दूसरी कैटेगरी आईडी से मैच
ऐसी प्रोडक्ट आईडी यूनिक होगी। इन यूनिक वैल्यूज को, इन यूनिक कॉलम को बोलते हैं हम प्राइमरी की। क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। टीजीसी में आने के बाद तुम्हारा कोई प्राइमरी की नहीं है, लेकिन जब तुम स्कूल में थे तो प्राइमरी की थी ना, कौन सी? रोल नंबर, राइट। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो आपका आधार कार्ड इज अ प्राइमरी की। यहाँ पे भी, यहाँ चलो स्टूडेंट आईडी मान लेते हैं, प्राइमरी की, जिसके बेसिस पे तुमको यूनिकली आइडेंटिफाई करा जा सके, वो क्या कहलाता है? प्राइमरी की। अब वही यूनिकली आइडेंटिफाई वाली की अगर किसी और टेबल में यूज कर ली मैंने, तो उसे क्या बोलेंगे फिर? फॉरेन की। तो यहाँ पर देखो, इसके पास क्या है? इस बेचारे के पास एक प्राइमरी की है और बाकी सारी क्या है? फॉरेन की। प्रोडक्ट के पास एक प्राइमरी की होती है, मतलब प्राइमरी एक ही होती है, बाकी देखो इसके पास फॉरेन की कौन सी है? एक और दो, क्योंकि ये दूसरे टेबल की प्राइमरी की है। ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ पर कस्टमर आईडी पे, तो इस पे कोई प्राइमरी की फॉरेन की नहीं होती है, याद रख। कस्टमर आईडी के अलावा और क्या हो? प्रोडक्ट आईडी से जोड़ दूं क्या इसको? तो फायदा है क्या? ये कस्टमर ये प्रोडक्ट जुड़े हुए आपस में, ऐसा कैसे जुड़े हुए? वो ऑर्डर के थ्रू जुड़े होंगे ना, कि प्रोडक्ट आईडी को बाय किया है कस्टमर। अब आ जाता है ट्रांजेक्शन आईडी में, तो जल्दी से इसको मैं ट्रांजेक्शन आईडी को टीएक्सएन आईडी बोल देता हूँ, ठीक है? बहुत लंबा वर्ड हो जाएगा नहीं तो। और इसके बाद क्या आएगा? अमाउंट। ठीक है। अमाउंट देखो, ऑर्डर में भी अमाउंट होता है वैसे, लेकिन आप ट्रांजेक्शन में डाल सकते हैं। हाँ, डेट भी लिख सकते हैं, ऑर्डर कब किया, हाँ अच्छी चीज है। हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर डेट। इस तरह अमाउंट के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर? अमाउंट। अमाउंट के बाद क्या लिख देंगे यहाँ पर? ऑर्डर आईडी। लेकिन ऑर्डर आईडी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डिस्काउंट तो यहाँ से आ जाएगा ना। सुनो, ट्रांजेक्शन में क्या है? टीएक्सएन आईडी, अमाउंट और अमाउंट। ऑर्डर आईडी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर टेबल के अंदर ट्रांजेक्शन आईडी कनेक्ट हो रही है ना, तो वो इससे के साथ कनेक्ट हो गई है। ठीक है, ये टीएक्सएन आईडी कर देता हूँ मैं, या इसको ट्रांजेक्शन आईडी कर देता हूँ, सेम सेम होना चाहिए। अब ठीक है, कनेक्ट हो गई। ठीक है, बस इतना ही है। हम्म, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं सोचने बैठूंगा तो 50-60 तो मेरे को याद आ जाएगी। पर हम लोग थोड़ा सा मिनिमाइज लेके चलते हैं, जो कंपल्सरी वैल्यू जैसे ट्रांजेक्शन आईडी, अमाउंट है, और हाँ एक और चीज, दैट इज कॉल्ड स्टेटस। ट्रांजेक्शन फेल भी तो होती है। क्या पता आपने पेमेंट करने गए, आपके पैसे कटे नहीं, ट्रांजेक्शन हुई नहीं, तो हम ऑर्डर क्या मानेंगे? फेल। ऐसे ऑर्डर का भी तो एक स्टेटस होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑर्डर, ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस में वो आएगा जैसे कि पेड, डिस्पैच, डिलीवर्ड, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। ट्रांजेक्शन अगर जो है सक्सेसफुल है, तो इसका मतलब ऑर्डर कंप्लीटेड है, अदरवाइज ऑर्डर जाएगा क्या? ऑर्डर स्टेटस क्या जाएगा? पेंडिंग में। ठीक है। सो इतना कुछ डिस्कस कर लिया, अब इसको जरा एग्जीक्यूट करते हैं। देखो, टेबल बनाने के लिए जो कमांड होती है, दैट इज कॉल्ड क्रिएट टेबल। क्या होती है? क्रिएट टेबल। उसके बाद आता है टेबल का नाम। तो पहले टेबल का नाम क्या है? ब्रांड। याद रखना है, इसे कैपिटल में नहीं लिखना है, स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। उसके आगे लगाओगे आप ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट के बाद मार दो आप एंटर, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें लिखने वाले हैं। पहली चीज, पहले कॉलम का नाम लिखेंगे ब्रांड आईडी। अब ब्रांड आईडी जो है, आईडी है यानी न्यूमेरिक होगी, तो आगे उसका डेटा टाइप लिखते हैं। कैसे लिखेंगे हम? आईएनटी। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम? आईएनटी। इंटीजर होगा, जो कि क्या होगा? नॉट नल। क्या कभी आईडी नल हो सकती है? नहीं। साथ ही साथ वो क्या होगा? प्राइमरी की भी। ये जो चीज मैंने लिखी है ना, ये हर टेबल के पहले कॉलम के लिए। ठीक है, क्योंकि ना तो हम तो खाली छोड़ सकते हैं, तो क्या लिखा है? नॉट नल। और उसे क्या बनाना है? प्राइमरी। और वो किस टाइप की होनी चाहिए? इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। कॉलम का नाम क्या रहेगा? आप कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद क्या आएगा? ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम कैसा होता है? कैरेक्टर्स का होता है। कैरेक्टर के लिए लिखते हैं हम वेर कैन। ठीक है, और कितने कैरेक्टर्स ले सकते हैं हम? तो हम लिखेंगे 200 के आसपास। हाँ प्लीज प्लीज, ज्यादा टाइम हो गया क्या? क्या है यहाँ पर? वेर कैन। ठीक है, इसके बाद कॉमा लगाओ, क्योंकि ये तो खाली भी रख सकते हैं हम। ठीक है, इसी के अलग आगे क्या आएगा? ब्रांड यूआरएल। सो ब्रांड यूआरएल, जो कि किस टाइप का होगा? वेर कैर, क्योंकि यूआरएल में भी कैरेक्टर होते हैं, वो भी हम 200 कैरेक्टर ले लेते हैं। अगर 200 कैरेक्टर से ज्यादा किसी ने डाल दिए नाम में, तो वो नहीं आता, सेव नहीं होगा। तो हमें ये भी डिफाइन करना होता है। आपका होगा सर इससे तो गलत हो जाएगा, आप इसको और बड़ी वैल्यू लेंगे। जितनी बड़ी वैल्यू लेंगे उतना ज्यादा डेटाबेस का साइज भी तो बढ़ेगा, तो डेटाबेस का साइज भी ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। अभी देखो, अगर अब मैं बैक जाता हूँ यहाँ पे, ये खाली पड़ा है, यहाँ पे कोई टेबल है नहीं। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करने वाला हूँ? एग्जीक्यूट। कैसे करूंगा? इफ कंडीशन लगाऊंगा पहले तो। आपको याद है ना कैसे करा था लास्ट फाइल में? $CONN, ये कहाँ से आ रही है? कनेक्शन से। एरो क्वेरी, उस क्वेरी में क्या पास करेंगे? एस इक्वल, और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे टेबल इज क्रिएटेड। ठीक है, बस इतना ही चेक कर। और इसे भी एक ही बार एग्जीक्यूट करना होता है, क्योंकि टेबल बनती भी एक ही बार है, दो बार बना सकते हो नहीं। तो यहाँ पे जाओगे, फाइल का नाम क्या है? क्रिएट
टेबल। जैसे मैंने इसे करा यहाँ पे ब्लैंक आ गया, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स आया है। ठीक है, एल्स में यहाँ पर लिख लेते हैं इको एरर, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कोई ना कोई एरर आया होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर। लेकिन प्रॉब्लम है, एरर आ क्यों रहा है, जरा थोड़े दिमाग पर जोर डालो। मैंने टेबल क्रिएट करने तो चला, पर ये बताया किस डेटाबेस के अंदर करना है, डेटाबेस नहीं बताया मैंने। तो डेटाबेस सेलेक्ट क्या करना पड़ेगा, मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सिलेक्ट करने के लिए होता है माइस्क्यूएल सिलेक्ट डीबी, और डीबी के अंदर लिखते हैं हम कौन सा डेटाबेस जो अभी हमने बनाया है, बस। और अब हम इसे कर देंगे रिफ्रेश। क्या कह रहा है, एक्सपेक्ट टू पैरामीटर्स, व्हाट, नहीं तो होता है, हाँ, डॉलर कॉन, अच्छा एक मिनट रुको, ऐसे नहीं, डॉलर कॉन एरो सिलेक्ट डीबी, ठीक है, क्योंकि करेक्शन वेरिएबल को लेके ही चलेंगे ना। यहाँ पे लगाएंगे पीएचपी, पीएचपी मास्टर्स, ये मेरा वो डेटाबेस जो मैंने क्रिएट करा था, टेबल इसके अंदर क्रिएट करनी है। ठीक है, अभी तो मैं रैंडमली ऐसे थोड़ा ना कहीं क्रिएट कर दूंगा, तो पहले मेरे को डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये क्या करता है, डेटाबेस सिलेक्ट। अगर पवन याद हो तो सीक्वल की क्लास में था ना, यूज डीबी, ऐसा आता था, यूज डीबी करके कमांड आती थी, तुम सब भूल गए, पूरा डेटाबेस सीख के बैठे हो। अब रिफ्रेश करूंगा तो क्या आ रहा है, टेबल इज क्रिएटेड। स्ट्रक्चर पे एक बार दोबारा क्लिक करूं, एक बार और बस, और हमें यहाँ पे दिखेगी एक ब्रांड टेबल, दिख रही है। इसके अंदर कितने कॉलम से, ये चीज देखने के लिए मैं ब्राउज पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है, यस टेबल पे भी क्लिक कर सकता हूँ। टेबल पे क्लिक करा तो आपको दिख रहा होगा ब्रांड आईडी, ब्रांड नेम और ब्रांड। अब इसके अंदर मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तो ये एक्चुअल में डेटा स्टोर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो एक छोटी सी टेबल थी, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये सब तो ऐसे ही रखना है, इसको कमेंट आउट मारते रहना। तो अगली टेबल कौन सी है, और एक तो ये इसका कमेंट ना मल्टी लाइन क्यों नहीं होता यार, एक सिंगल लाइन कमेंट क्यों देता है ये, शॉर्टकट फॉर मल्टी लाइन कमेंट सही करते हैं पहले, वीएस कोड शॉर्टकट फॉर मल्टी लाइन कमेंट, वो तो वही कमांड सेम ही है। शिफ्ट ऑल्ट, शिफ्ट ऑल्ट, व्हाट, बाद में करेंगे वो टेबल लेबल सही, ओह यही सब, ठीक है। एक होगी टेबल क्रिएट, ठीक है। तो अगला एसक्यूएल बनाएंगे, ठीक है, और उससे अगले वाले सारे आप बनाओगे। अगले वाला किस लिए, कैटेगरी के लिए। कैसे बनाएंगे, कमांड क्या रहेगी बताओ। सबसे पहले तो क्रिएट टेबल, टेबल, टेबल का नाम क्या है, कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद एंटर मारोगे, यहाँ पर पहला क्या है, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, स्पेस नहीं होना चाहिए किसी का, स्पेस, ठीक है, अंडरस्कोर यूज करोगे। फिर क्या होता है, बिना कॉमा लगाए इंट, फिर नॉट नल प्राइमरी की, कॉमा, उसके बाद क्या है, कैटेगरी नेम, जो कि कैसा होगा, वेरकेर ऑफ 200 ले लो एवरेज साइज, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी यूआरएल, उसके बाद क्या होगा, वेरकेर ऑफ 200 साइज, गॉट इट। बस इस पेज को फिर से रिफ्रेश कर लो, टेबल का नाम क्या है इस बार, कैटेगरी, ठीक है, ठीक है। और रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर तो यहाँ दिखा रहा है क्या, कैटेगरी क्रिएटेड। और जब मैं यहाँ पर वापस से जाऊंगा ना पीएचपी मास्टर पे क्लिक करके, तो मेरे को अब दो दिख रही है, और इस पर क्लिक करूंगा तो आपका होमवर्क ये सारी टेबल क्रिएट करके अगले आना, ठीक है। और हाँ, ये भेजा भी जा सकता है। ये चीज कैसे भेजी जाती है याद रखना, पहले अपना डेटाबेस सिलेक्ट करो, और डेटाबेस सिलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। पूरा डेटाबेस एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग एक्सपोर्ट पे जाएंगे, और सिंपली कुछ नहीं छेड़ना है, यहाँ पे गो का बटन आ रहा है, और ये फाइल आपको यहाँ पे। तो ये डेटाबेस ना शेयर भी ऐसे ही होगा, जब मैं यहाँ काम करूंगा तो आपके साथ ये फाइलें के साथ साथ डेटाबेस भी तो शेयर करना पड़ेगा। तो डेटाबेस कैसा होता है, डॉट एसक्यूएल फाइल होती है, आप बना के लाओगे ना जो, वो मेरे साथ शेयर कैसे करोगे, डॉट एसक्यूएल फाइल। और फिर जब मैं इसे ओपन करूंगा ना, तो एक्चुअल में से देख पाऊंगा कि तुमने क्या किया है इसके अंदर, देखो ध्यान से, दिख रहा है वही सब, हाँ। देखो डेटाबेस में जाओ, डेटाबेस सिलेक्ट करो पहले, फिर जाना है एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट में जाके गो पे क्लिक कर। अरे तो वो जो डाउनलोड्स में जाएगा ना यार, मतलब बच्चों वाली बात है, हाँ। ये उठाओ, उसे कट पेस्ट मारो, भेज दो, ठीक है। यही होमवर्क है, ठीक है। मिलता है आपसे अगली क्लास में। और ये जो वीडियो है ना, तो यूट्यूब पे डालो, यूट्यूब पे से ले लेना, ठीक है, बार बार टेलीग्राम का झंझट ही खत्म।
लेकिन ट्रिम ट्रिम एंड क्रॉप करके भेजूंगा, नहीं भेजूंगा अब, ट्रिम एंड क्रॉप करके दूंगा क्या।